नमस्कार दोस्तों। रमादान का पावन महीना सो कॉल्ड वो चल रहा है और इसी महीने में जो इस्लाम है वो खतरे में आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने तो जैसे कसम खा ली है कि इस्लाम को छोड़ना ही नहीं। गाजा का बाजा बना दिया। इसराइल का जो एक फ्री हैंड दे दिया कि तुम ग्रेटर इसराइल बना लो। जो आसपास के जितने भी तुम्हारे मुल्क लगते हैं उनकी जमीन तुम अपने कंट्री में ले लो। तुम्हारी कंट्री बड़ी छोटी है और इनको वहां से कॉकरोचों की तरह बाहर निकाल दो। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रही है। उधर हमने देख लिया तुर्की जो खलीफा बनने वाला था, अभी उसका लिफाफा बन गया है और वो मियाँ खलीफा बन गया है, भागता फिर रहा है। इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश सबकी वाट लगी हुई है। पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है, बांग्लादेश बिखर चुका है। अब ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप इतनी खूबसूरती से करवा रहे हैं कि अब उनकी सुई अटक गई है एक एरिया के ऊपर जिसका नाम है ईरान। अब वो अपने सारे हथियार, सारे अपने बॉम्बर्स, सारी जो फ्रिगेट्स हैं उस सबको उन्होंने ईरान की तरफ मोड़ दिया है कि अब मैंने इनको भी नहीं छोड़ना। अब डरा हुआ मुसलमान क्या करेगा? अब उसका देखिए आप हालत क्या है कि अब इन्होंने जो दुबई का क्राउन प्रिंस है उसने तो अपनी बच्ची का नाम ही हिंद रख दिया है। इतना डरा हुआ मुसलमान है जो बोलते थे कि हम किसी और से नहीं डरते कि बच्चियों का नाम भी हिंद रख रहे हैं। ये हालत है इनकी। तो ये जो पहले होता है रुबीना कमीना चमीना वो सब कुछ छोड़कर हिंद। तो ये है इस्लाम, तभी बोल रहा हूं खतरे में है। अब डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं और ये एक खूबसूरत आज वीडियो बनने वाली है आप सभी सनातनियों के लिए, क्योंकि इससे बड़ा गर्व का मोमेंट नहीं हो सकता हमारे लिए। जो ये नासूर 1400 सालों से तंग करता जा रहा है पूरी दुनिया को, ना चैन से जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं। अब इनका अंत शुरू। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खा ली है कि ना तो वो किसी मुसलमान कंट्री के लोगों को अपने कंट्री में आने देंगे, और अब तो उनकी जो टीम है उन्होंने खुलेआम नाम लेकर बोलना शुरू कर दिया कि ये नासूर हैं। पाकिस्तान हमें बेवकूफ बनाता रहा, हमें बेवकूफ बना के पैसे लेता रहा और हमारे खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में भी वो वोटिंग भी करते हैं। ओपनली नाम लेकर मैंने कभी यूएस के प्रेसिडेंट को या उनकी टीम को बोलते हुए नहीं देखा है। ऊपर से ईरान के ऊपर उन्होंने अपनी सुई अटका दी है। आपको लगता है कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन देयर? देखिए, रिपोर्ट्स अभी आ रहा है कि यूएस के जो बी-2 बॉम्बर्स हैं और वो देखे गए हैं डिएगो गार्सिया में। उसके अलावा बी-52 बॉम्बर्स को भी देखा गया। 3 बी-2 बॉम्बर्स और 4 बी-52 बॉम्बर्स, 7 बी-52 इन जो इनकी बी क्लास बॉम्बर सीरीज के एयरक्राफ्ट है, इनको अभी डिएगो गार्सिया में देखा गया है। इसके साथ ही रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट है KC-135, वो भी 3 नंबर्स में 3 यूनिट्स 3 प्लेन्स डिएगो गार्सिया में देखा गया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी भेजी थी ईरान के सुप्रीम लीडर को और उनको बोला गया था कि आप टॉक्स एंड प्रोसेस के साथ आ जाइए। तो ईरान ने क्या किया उस समय, वो यूएस से टॉक्स नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट चाइना और रशिया के साथ फॉरेन लेवल मिनिस्टर मीटिंग कर ली और एक तरह से चाइना और रशिया का सपोर्ट लेने की कोशिश की। और आपको याद है कि थोड़े दिन पहले 2-3 दिन या 3-4 दिन पहले रियाद में वापस एक समिट हुई थी, जहाँ पे ब्रॉड आउटलाइन जो था यूक्रेन पीस के लिए, वो एग्री कर लिया गया था, दोनों नेशंस के बीच में। उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि रशिया ने एक तरह से डीन्यूक्लियराइज़ेशन ऑफ ईरान के लिए एग्री कर लिया और उसी हिसाब से अभी जो ये बॉम्बर जो है बी-2 और बी-52 जो डिएगो गार्सिया में हैं, दे विल बी यूज्ड टू बॉम्बार्ड द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑफ ईरान और उनके जो अंडरग्राउंड मिसाइल्स एंड बंकर जहाँ पे है फैसिलिटीज़, उसका पिन पॉइंट अटैक करने वाले हैं। और उन्होंने जो नोटिस टू एयरमैन जो नोटाम बोलते हैं, वो मई 1 तक जारी किया हुआ है। मतलब आप सोच लीजिए, आज से लेके मई 1 के बीच में कभी भी हमला कर सकते हैं। और इसके लिए आप ये देखिए कि डिएगो गार्सिया जो है, ईरान से कुछ 5000 किलोमीटर दूर है और ये जो प्लेन्स है, इनकी जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी है, बोलते हैं कोई भी इसको पहचान ही नहीं सकता। मतलब नोबडी कैन डिटेक्ट इट ऑल्सो, कोई रेडार भी नहीं डिटेक्ट कर सकता। और आप इनके अगर विंग्स और टेल्स देखें, तो एक तरह से एक मैसिव बर्ड जैसा लगता है। एक प्लेन का कॉस्ट अराउंड बोलते हैं $2 बिलियन है।
और इसके अंदर और इसकी जो मारक क्षमता है और उसके अंदर मिसाइल सिस्टम्स है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट तो बोलते हैं हैवी एयरक्राफ्ट, हैवी फाइटर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ। इससे बड़ा कोई जेट नहीं है B-52 के अलावा। तो कहीं न कहीं अमेरिका इज़ डिप्लॉयिंग वन ऑफ इट्स बेस्ट फाइटर्स फॉर बम्बार्डिंग ईरान। और आपको मालूम है ईरान ने बोल दिया है कि वो इज़राइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। और आपको मालूम है इज़राइल कभी भी काम बरोबर जो काम लेता है उसको छोड़ता नहीं। और आपको मालूम है कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले उन्होंने एक स्पुतनिक करके एक वायरस निकाला था, जो इन्होंने डायरेक्टली इम्प्लांट कर दिया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, जिसके कारण ईरान कुछ साल पीछे हो गया न्यूक्लियर वेपन बनाने से। अब बताया जाता है कि ईरान के पास 90% यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी आ गई है और इट इज़ फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम टेस्टिंग अ बॉम्ब। और इज़राइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास वो न्यूक्लियर कैपेसिटी आए, क्योंकि ईरान सुनने वाला नहीं है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है, उससे भी मिल सकते हैं, ठीक है? और उन्होंने पिछले टर्म में वो मिलके भी आए थे, आपको मालूम है। उन्होंने रशिया के साथ भी दोस्ती कर ली थी, पर ईरान मानने वाला नहीं है। ईरान के जो खामेनी हैं, ही विल नॉट इवन एग्री। तो आपको मालूम है कि 2-3 साल पहले वहाँ के जो आईआरजीसी के जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको मौत के घाट उतार दिया। फिर आपने देखा कि मोहसिन फखरुज़ादा, जो वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, वो भी रिमोट गन से मारे गए, जो इज़राइल ने ऑपरेट की थी। मतलब रिमोटली आप सोच लीजिए कितने किलोमीटर दूर बैठ के उन्होंने असैसिनेशन कर दिया। और टाइम एंड अगेन आपने देखा है कि किस हिसाब से जो हमास के जो नेटवर्क है, जो उन्होंने पेजर के थ्रू बॉम्ब ब्लास्ट करा के पूरा का पूरा नेटवर्क को खत्म कर दिया। और अभी हूथीज़ के ऊपर वो मिसाइल बरसा रहे हैं। हिज़्बुल्लाह पहले से ही उनकी मिसाइल से उनकी कमर टूट गई है। जो ईरान के जो प्रॉक्सीज़ मिलिशियस थे, जैसे हूथी, हमास, हिज़्बुल्लाह, इनके ऊपर पहले उन्होंने बमबारी की और हूथीज़ के ऊपर तो कर ही रहे हैं। जिसके कारण उनका जो कैपेसिटी है, जो वो उठने भी नहीं दे रहे ना। आप ये देखिए ना कंटिन्यूअसली यमन और सीरिया पे वो अटैक करते ही जा रहे हैं, जहाँ पे हूथीज़ के ठिकाने हैं। और अब नेक्स्ट अटैक होगा ईरान के अंदर, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, ईरान के बंकर्स पे, जहाँ पे मिसाइल्स रखे हुए हैं। और आपको मालूम है कि ईरान के आईआरजीसी ने भी कुछ दिन पहले एक 80 या 1 मिनट का वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने वो पूरा बंकर बताया था, जहाँ पे मिसाइल सिस्टम्स है, प्रिसिजन गाइडिंग मिसाइल्स है। पूरा एक तरह से उन्होंने भी बोला है कि वो उन्होंने अमेरिका को चुनौती भी दे दी है। बट एक तरह से बहुत ही भयानक सिचुएशन है, जिसके कारण विश्व में एक तरह से अ, मेरे हिसाब से जो ऑयल प्राइसेस है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ जाएँगे, अगर ये अटैक होता है तो। उमेश जी, पहली बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो कोई भी छुपी हुई बात नहीं बोलते। जो उन्होंने करना है वो अपने ट्विटर पे या उसके ऊपर सोशल पे वो डाल देते हैं, ट्रुथ सोशल पे, कि भैया मैं ये करने वाला हूँ। उन्होंने अगर यमन के ऊपर अटैक करना था, ओपनली बोला, इवन की लीक भी कर दिया प्रेस को कि हम ये अटैक करने वाले हैं 2 घंटे के बाद। और आपको मालूम है उन्होंने किया भी, और आज हौतीज वाले भागते हुए फिर रहे हैं। हिजबुल्लाह खत्म हो गया, हमास के ऊपर भी बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। आपको लगता है कि ईरान उनका नेक्स्ट टारगेट होने वाला ही है, या सिर्फ ख्याफे हैं कि हो सकता है? क्योंकि जो तैयारी है वो तो पुख्ता लगती है, और इसलिए बोल रहा हूं, अगर ईरान गया, इस्लाम भी गया। देखिए, मेरा मेरा मानना ये है कि ये बेसिकली जो ईरान का जो पोस्चर है कि वो बोल रहा है कि इज़राइल को मिटा देगा और वो मानेगा नहीं इज़राइल के एक्जिस्टेंस को, दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। और बाकी आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइज़ करने को तैयार है। सारी गल्फ नेशंस आर विलिंग टू रिकॉग्नाइज़ इज़राइल अपार्ट फ्रॉम ईरान। यहाँ तक ऐसा हुआ है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो आईएसआई की 10 मेंबर टीम है, वो भी जाके इज़राइल से मिल के आई है, आप सोचिए। और जबकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे मेंशन किया हुआ है कि इज़राइल के अलावा ये वो कोई भी कंट्री में जा सकते हैं। उधर आईएसआई ने अपनी 10 मेंबर की टीम भेजी है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर
ईरान पे हमला होता है तो जो फॉरवर्ड बेसिस है पाकिस्तान का वो भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि ईरान शेयर्स द बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इज़राइल ने पाकिस्तान से हेल्प माँगी है कि ताकि वो ईरान के ऊपर वो हमला कर सके। और अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो इज़राइल को अभी मना नहीं कर सकता। क्यों अगर इज़राइल को मना करना है सीधा डोनाल्ड ट्रम्प का जो है गुस्सा दिलाने की बात है। और पाकिस्तान की औकात नहीं है कि आज की डेट में वो आज वो डोनाल्ड ट्रम्प को ना कर सके। तो कहीं न कहीं आप सर देखेंगे कि जो ईरान जो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए लड़ता था, मुस्लिम वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, उसके कोई भी ओआईसी के मेंबर्स, कोई भी मुस्लिम नेशन उसको सपोर्ट करने नहीं आएँगे, जब अमेरिका उधर बमबारी करेगा उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी, उनके मिलिट्री फैसिलिटी, उनके मिसाइल्स प्रोडक्शन फैसिलिटी, उनके मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी पे। तो एक तरह से सबक रहेगा कि जो रेडिकलाइज़्ड इस्लाम है, उसका अंत होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो। और टर्की की हालत तो आपने देखा है कि कैसे वो अपने आप ही खड्डे में जा रहा है उनकी इकोनॉमी। और सऊदी अरेबिया रिफॉर्मिंग पे है अपने आप पे। कतर भी रिफॉर्म्स पे आ चुका है। तो ओनली कंट्री व्हिच इज़ कैरिंग द टॉर्च ऑफ इस्लामिक रेडिकलिज़्म, जिहादिज़्म इज़ ईरान। पाकिस्तान तो ऐसा है कि गिरगिट के जैसे है, वो कभी भी अपने रंग बदल सकता है। वो तो अपने माँ को बना छोड़े, पाकिस्तान के जनरल्स। अगर उधर भी पैसे मिलते रहे तो वो भी कर देंगे, इतने करप्ट है वो लोग। सर वो तो करता ही है, अभी माँ से भी शादी कर लेते हैं, वो हमें मालूम ही है। उसके ऊपर छोड़िए, हमें हमें क्या, मिट्टी पाओ। लेकिन सर जो ईरान के साथ हो रहा है, आपको नहीं लगता कि अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी असर पड़ने वाला है उसका, भारत के अंदर भी? देखिए अगर अ, ये ईरान के ऊपर हमला होता है, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा तेल के प्राइसेज़ पे, क्योंकि जो पर्शियन जो मिडल ईस्ट में 3 जो चोक पॉइंट्स है, वहाँ पे बहुत सारा तेल के टैंकर गुज़रते हैं। एक तो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, एक है बाब एल मंदाब और एक है सुएज़ कैनाल। अगर ईरान पे हमला होता है तो ये तीनों जो पॉइंट है उधर एक तरह से रिटेलिएशन आएगा और कहीं न कहीं जो ग्लोबल सप्लाई चेन से जो मूवमेंट ऑफ शिप्स है, वो कहीं न कहीं अफ़ेक्ट होने वाला है। उस इफ़ेक्ट के कारण मेरे हिसाब से क्रूड का दाम बहुत 20 से 25% इमीडिएटली बढ़ जाएगा। और इसका जो इफ़ेक्ट आएगा भारत की इकोनॉमी पे भी आएगा, इन्फ्लेशन पे भी आएगा। और एक चीज़ है ना सर, ये देखिए कि जो लोग बोल रहे थे डी-डॉलराइज़ेशन का, अब जैसे ही ये वॉर चालू होता है, तो अल्टीमेटली तेल के दाम बढ़ेंगे। और आपको मालूम है कि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका से डायरेक्ट दुश्मनी करे। और आज अगर किसी ने डॉलर को अगर डोमिनेशन को थ्रेट दिया है, तो अमेरिका उसके ऊपर मिलिट्री एक्शन लॉन्च कर ही देगा। और आपको मालूम है ईरान अपना जो ट्रेड कर रहा है, आज उसने अपना जो ये न्यूक्लियर फैसिलिटी की जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वो फ़ाइनेंस करा रहा है, वो तेल बेच के ही कर रहा है। तो कहीं न कहीं दूसरी करेंसी में कर ही रहा है। तो एक तरह से मैसेज जाएगा उनको कि आप अमेरिका के जो सिस्टम है, पेट्रो डॉलर सिस्टम, उसके अगेंस्ट मत जाइए। देखिए सऊदी ने भी साइन कर दिया था, पर आज सऊदी ने ब्रिक्स छोड़ भी दिया है और वो वापस अमेरिका के पेट्रो डॉलर सिस्टम में आ गया है अनऑफिशियली। और आपने देखा कि $600 बिलियन वो इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो एक तरह से संकेत जा रहा है कि जो डी-डॉलराइज़ेशन की बात हो रही है, वर्ल्ड इज़ मूविंग अगेन टुवर्ड्स री-डॉलराइज़ेशन। बिल्कुल सही है सर। चलिए अभी देखते हैं कि जो ये अंत हो रहा है रेडिकलाइज्ड इस्लाम का, इसकी शुरुआत क्या ईरान से होगी? सीरिया में हमने देख लिया अच्छी तरह से ठुकाई होती जा रही है दोनों तरफ से। गाजा का बाजा हमने देख लिया। अब तो तुर्की में भी बाजा बज रहा है, पाकिस्तान का तो हर रोज दिवाली है ही है। और इधर बांग्लादेश में भी हर रोज होली मनाई जा रही है खून की। अब तो वहां पे स्टूडेंट्स आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और वहां पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। यानी कि इस्लाम सभी तरफ से मार खा रहा है। और मैंने यूएई का बता दिया, बच्चों का नाम ही हिंद रख दिया है कि पता नहीं कब हिंद आए और सब कुछ ले जाए। तो देखिए अब जाके आगे ये इस्लाम बचता कैसे है। बचाने के लिए अब कोई रहा नहीं है, क्योंकि इनके अपने ही खलीफे सो कॉल्ड जो बनने की कोशिश कर रहे थे, आजकल नर्क में जाते हुए दिखाई देती है उनकी अपनी कंट्रीज। ये जहां जहां गए, जहां पर ये कंप्लीट इनका टेक ओवर हो गया, वहां की कोई भी कंट्री
सुख चैन से नहीं रह रही, आपस में ही लड़ते जा रही है और आसपास की जो कंट्रीज है उन्हें भी दुखी करते जा रहे हैं। अब बाकी दुनिया ने भी ठान लिया है कि इनको अब हमने जीने नहीं देना। यूरोप में ऑलरेडी धक्के मार के इनको बाहर निकालने की मुहिम शुरू हो गई है, अमेरिका में शुरू हो गई है, भारत में भी आपको जानकर खुशी होगी, यहां पर भी मुहिम शुरू हो गई है। इन इलीगल्स को पकड़ पकड़ कर बाहर फेंका जा रहा है, उसी कूड़े के ढेर में जहां से ये पैदा होकर यहां पर इलीगली आए थे। तो यानी कि इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता खात्मे की तरफ जा रहा है और वैसे भी इनके 1400 साल पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सर, बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी है, थैंक यू। और गर्व के साथ जय सिया राम। जय सिया राम।